नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और लोकसभा का सफर लेकर हाजिर हूं मैं सागर चांदना। नेटवर्क 10 की इस खास पेशकश में हम आपके लिए लाए हैं लोकसभा के वो 67 वर्ष जिन्होंने हमें 15 लोकसभा के विभिन्न प्रकार के कार्यकाल दिए, जो कि भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकसभा यानी कि संसद का वो सदन जिसे आम भाषा में लोगों के सदन के नाम से जाना जाता है। इस सफर में आज हम आपको 1957 में बनी दूसरी लोकसभा की सभी विशेष जानकारियां देंगे। सफर की शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा शामिल है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अब 460 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 385 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में मनमोहन सिंह हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो अभी आपने जाना कि क्या है भारत का संविधान और क्या विशेषता है लोकसभा की भारत के संविधान में। लोकसभा ये संसद का एक लोकप्रिय सदन है, जिसमें निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं। आइए अब जानते हैं कि संविधान के अनुसार लोकसभा के क्या मायने हैं और कैसे चलती है लोकसभा। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे होती है लोकसभा की कार्यवाही, जिसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का होता है। लोकसभा ये संसद का लोकप्रिय सदन है, जिसमें निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा का विस्तार राज्यों से चुने गए 530, संघ क्षेत्र से चुने गए 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों तक होगा। वर्तमान में राज्यों से 530, संघ क्षेत्रों से 13 तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों से सदन का गठन किया गया है। कुछ स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी आबादी के आधार पर सदस्य मिलते हैं। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में ये 1971 की जनसंख्या पे आधारित है। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। ये कार्य बाकायदा 84वें संविधान संशोधन से किया गया था, ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे। लोकसभा की कार्यविधि 5 साल है, लेकिन इस समय से पहले भंग किया जा सकता है।
मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल यही लाया जा सकता है। बात करें लोकसभा में चलने वाली विशेष कार्यवाही की, तो इसमें मुख्य रूप से धन बिल शामिल है, जो कि पारित करने में निर्णायक सदन है। राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पास किया जाता है। तो देखा आपने कि हमारे संविधान में लोकसभा के क्या कुछ कार्य तथा विशेषताएं अंकित हैं। आगे अभी और बहुत कुछ है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लोकसभा का सफर यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरुआत करेंगे लोकसभा के 67 सालों की, और सिलसिलेवार आपको बताएंगे 1 से 15 लोकसभाओं में क्या कुछ विशेष रहा। शुरुआत करते हैं दूसरी लोकसभा से, जो कि 1957 में आम चुनाव के बाद देश को मिली थी। आजादी के बाद दूसरी बार हुए लोकसभा के चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस बहुमत के साथ लोकसभा तक पहुंची, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे। लोकसभा 1957 में आम चुनाव के बाद बनी थी। पहली लोकसभा यानी 1952 की अपनी सफलता की कहानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1957 में आयोजित हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में भी दोहराने में कामयाब रही। 1957 में हुए भारत के आम चुनाव में 494 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। लोकसभा में सभी 494 सीटों पर हुए चुनाव में 248 सीटों के बहुमत की आवश्यकता थी। ऐसे में 371 सीटें जीतकर एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकसभा पहुंची और अपनी सरकार बनाई। पार्टी ने कुल 5,75,79,590 मतों की जीत के साथ 47.78% बहुमत सुरक्षित रखा। अच्छे बहुमत के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्ता में वापस लौटे। 11 मई 1957 को एम अनंत सायनाम अयंगर को सर्वसम्मति से नई लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम प्रधानमंत्री नेहरू और सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस के सदस्य फिरोज गांधी का उदय भी इन चुनावों में देखा गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी इंदिरा से शादी की थी। उन्होंने अनारक्षित सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नंदकिशोर को 29,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। 1957 के चुनावों की दिलचस्प बात यह रही कि इसमें एक भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं थी। 1957 में निर्दलीयों को मतदान का 19% प्राप्त हुआ। तो देखा आपने कि दूसरे आम चुनाव के बाद 1957 में दूसरी लोकसभा बनी थी, जिसमें 371 सीटें जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, जिसमें दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं कि किस किस राजनीतिक दल को दूसरे आम चुनाव में कितने मत प्राप्त हुए, जिसमें 494 सीटों पर मतदान हुआ था।
आजादी के बाद दूसरी बार हुए लोकसभा चुनाव के लिए 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 494 सीटों, 13 भारतीय राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया। दूसरे आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी दूसरी लोकसभा 1957 में मिली, जिसमें भारतीय जनसंघ को 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 371, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19, अखिल भारतीय हिंदू महासभा को 1, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को 0, छोटा नागपुर सांथाल परगना जनता पार्टी को 3, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी को 2, गणतंत्र परिषद जीपी को 7, झारखंड पार्टी को 6, किसान और भारत की वर्कर्स पार्टी को 4, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ को 2, प्रजा पार्टी को 0, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 0, अनुसूचित जाति फेडरेशन को 6, निर्दलीय को 42 और 2 मनोनीत एंग्लो इंडियंस, यानी कि कुल 494 सीटें। ऐसे में इंडियन कांग्रेस 371 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा दूसरे आम चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज कांग्रेस कहा जाता है, वो 371 सीटों के साथ पहले लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई। इस बार कांग्रेस को 371 सीटों पर जीत मिली, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव से 5 सीटें ज्यादा थी। इसके साथ पार्टी ने कुल पड़े वोटों का 47% प्राप्त किया था, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के दूसरे निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी ने मतदान के 75.10% यानी कि 5,75,80,590 मत प्राप्त करके विरोधियों को स्पष्ट रूप से हरा डाला। 11 मई 1957 को गठित हुई दूसरी लोकसभा ने 31 मार्च 1932 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया। जी हाँ, तो देखा आपने कि कैसे समीकरण बने थे दूसरे आम चुनाव के बाद, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ एक बार फिर 1957 में संसद तक पहुंचाया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। सबसे बड़े दल के रूप में आगे आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश की दूसरी सरकार बनाई। आगे देखते हैं कि इस सरकार में कौन कौन रहा मुख्य भूमिका में। दूसरी लोकसभा में स्पीकर यानी कि वक्ता अनंथायस्यामन अयंगर चुने गए। साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर श्री हुमाम सिंह और महासचिव के पद पर श्री एमएन कौल चुने गए थे। दूसरे आम चुनाव के समय अन्य दल भी उस समय सामने आए थे। हालांकि इन छोटे दलों को पता था कि वे वास्तव में कांग्रेस के मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होते हैं। 494 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए गए दूसरे आम चुनावों में 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया। उस समय कुल 2 सीट और यहाँ तक कि 3 सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र भी थे।
एकाधिक सीटों वाले निर्वाचन क्षेत्रों को 1960 के दशक में समाप्त कर दिया गया। अनंथायस्यामन अयंगर दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। दूसरी लोकसभा में 4,854 घंटे बैठकें हुई। यह अब तक हुई बैठकों की उच्चतम संख्या है। 11 मई 1957 को गठित हुई दूसरी लोकसभा ने 31 मार्च 1932 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया। बात करें अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में एक धनाढ्य वकील मोतीलाल नेहरू के घर पर हुआ था। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। वे मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू की 3 पुत्रियां थीं। नेहरू कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित किया। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्नीस 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रियासतों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी से सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये थी हमारे विशेष कार्यक्रम लोकसभा के सफर की दूसरी कड़ी, जिसमें आपने जाना कि भारत के संविधान में लोगों के सदन यानी कि लोकसभा के लिए क्या विशेष स्थान है। साथ ही आपने जाना कि दूसरी लोकसभा कब और कैसे बनी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको विस्तृत तौर पर यह भी बताया कि दूसरी लोकसभा में किस किस सदस्य ने क्या भूमिका निभाई और कैसा रहा दूसरी लोकसभा के 5 साल का कार्यकाल। फिलहाल लोकसभा के सफर कार्यक्रम की इस दूसरी कड़ी में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगली बार लोकसभा के कार्यक्रम के साथ एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात, जिसमें तीसरी लोकसभा की विशेष जानकारियां तथा विशेषताएं बताएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।